अब हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम एक एडिशनल टॉपिक के तौर पे पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब पीएमसी ने एनएमडी कैट लिया था तो जो कुछ एडिशनल टॉपिक्स में जहाँ से एमसीक्यूज अनसीन आए थे उनमें से एक टॉपिक था यही डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेसिक सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, नया है ऑब्वियसली, पाकिस्तान की किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये नहीं है, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। आसान सा टॉपिक है, एक मतलब आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये सीपी सीवी गैमा वैल्यूज निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस मॉलिक्यूल की क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज दैट अ गैस मॉलिक्यूल कैन मूव इन स्पेस। कोई भी गैस मॉलिक्यूल जितने तरीकों से मूव कर सकता है स्पेस के अंदर, उन सारे तरीकों की तादाद को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल 3 तरीकों से मूव कर सकता है तो हम कहेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल 5 तरीकों से मूव कर सकता है तो हम कहेंगे कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। ठीक है ना। वो सारे तरीके हम आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टॉपिक से हमें क्या 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 पता चलता है? हमें सीपी और सीवी की वैल्यूज पता चलती हैं। इससे पहले हमने कहा कि अगर हमें सिर्फ गैमा वैल्यू पता हो तो हम सीपी भी निकाल सकते हैं, सीवी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पता हो तो तब भी हम सीपी और सीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर। ठीक हो गया। इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की कितनी है वो भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और गैमा वैल्यू जिससे हमने सीपी और सीवी निकाली थी, अगर हमें सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम गैमा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे निकालनी है, किस तरह से कैलकुलेट करनी है, वो हम इंशाल्लाह लास्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? कैसे पता चलेगा कि वो कितने इंडिपेंडेंट वेज में मूव कर सकता है? तो आइए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है, और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह से हमने देखा कि गैमा वैल्यू मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है, और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो गोल सा दायरा बना हुआ है, ये एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है, एक ही पार्टिकल है। तो आप देख सकते हैं ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं। ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन से इस तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली इस तरफ या इस तरफ, और यही मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अलोंग भी ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, जी एक्सिस के अलोंग भी ये मूव कर सकता है ट्रांसलेशनल मोशन के थ्रू। तो इसकी 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 3 तरीकों से मूव कर सकता है इंडिपेंडेंट वेज से, तो इसकी ट्रांसलेशनल मोशन 3 इंडिपेंडेंट वेज में पॉसिबल है। तो हम कहते हैं कि इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अब ये गैस मॉलिक्यूल अपनी ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट भी तो कर सकता है, जिस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अराउंड, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मॉलिक्यूल है, अगर ये एटम है, बेसिकली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एक ही एटम है, तो ये भी तो स्पिन कर सकता है। तो एक और तरीका हो गया इस मॉलिक्यूल की मोशन का। ठीक हो गया। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होनी चाहिए इस गैस मॉलिक्यूल की, लेकिन जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। कोई भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सपोज ये गैस मॉलिक्यूल है, इसकी ये एक्सिस है और ये इसके अराउंड यूं स्पिन कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। जिस तरह से लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर, तो मास की जगह रोटेशनल मोशन में I होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v की जगह रोटेशनल मोशन में ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो 1/2 mv स्क्वायर को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में 1/2 I ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर उसका,
तो उसकी भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। रोटेशनल वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है mr² के, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, और स्फेरिकल के केस में ये 2/5 mr² होता है। खैर वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, उसको हम आगे इंशाल्लाह सर्कुलर मोशन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ आर के। स्क्वायर ऑफ आर, आर क्या होता है कि अगर ये स्फेयर है तो इसका रेडियस कितना है, यानी कि एक्सिस से डिस्टेंस कितना है सबसे फारदेस्ट पार्टिकल का। अगर ये स्फेयर बड़ा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर ये स्फेयर छोटा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, चाहे मास कांस्टेंट भी रखें तो, ठीक है ना। 1 किलोग्राम का स्फेयर अगर छोटा स्फेयर है 1 किलोग्राम का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और अगर 1 किलोग्राम का ही स्फेयर है लेकिन बड़ा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आर वैल्यू मैटर करती है। तो अब इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला डिस्टेंस जो है आर वैल्यू, ये बहुत ही छोटी है, एटम के रेडियस के बराबर है, इस पूरे एटम के रेडियस के बराबर, ठीक है ना। तो एटम का रेडियस आपको पता है कि बहुत ही कम होता है। हाइड्रोजन एटम का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, तो बहुत ही कम है ना। एटॉमिक रेडियस के साइज जितना आर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत कम होगा। तो इस आर वैल्यू के साथ जब ये घूमेगा तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल। तो क्या हमने कहा, आर वैल्यू कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, जिसकी वजह से रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम अज्यूम नहीं करते, ठीक हो गया। हम उसको कहते हैं कि वो जीरो है, इसकी ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही तो इसको काउंट ही नहीं करते, ऑल्दो इसके पास ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, ठीक है। दूसरी बात, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत सारे बच्चों के जहन में ये होता है कि ये एटम जो है ये इस तरह से अपनी जगह पर वाइब्रेट भी तो कर सकता है, तो ये वाइब्रेशन वाली भी पॉसिबिलिटी है, इसकी एक और टाइप ऑफ मोशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जीरो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हमें देखा था कि मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, इस मास को एक स्प्रिंग से क्लैंप कर देते हैं, फिर इसको यूं खींच के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचता है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको मिलती है, जिसकी वजह से ये वापस आता है। वापस आता है तो ज्यादा मीन पोजीशन से आगे की तरफ ओवरशूट कर जाता है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, स्प्रिंग फिर इसके ऊपर ऑपोजिट तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, फिर ये उस तरफ मूव करता है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करता है, फिर रिस्टोरिंग फोर्स उस तरफ खींचती है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेशनल मोशन में मूव करता रहता है। तो मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। स्प्रिंग इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। पेंडुलम के केस में जब वाइब्रेशन होती है तो वो जो बॉब होता है उसी का अपना वेट ही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अकेला मॉलिक्यूल है जब, आप देख सकते हैं इस केस में अब अकेला मॉलिक्यूल है, इसको कोई भी ऐसी फोर्स नहीं मिल रही जो इसको इस तरफ या इस तरफ पुश करे, तो ये क्यों मूव करेगा? ये ट्रांसलेशनल मोशन से सीधा अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करता जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, जिसको हमने कहा कि तीन तरफ ये मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जी एक्सिस के अलोंग। तो वो जो मोशन है इसकी वो हमने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में रखी है, लेकिन वाइब्रेट ये नहीं कर सकता। इसी मेन पोजीशन के अबाउट इसको बार बार मूव करवाने वाली कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, तो इसीलिए इसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होती है। याद रहे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लिजिबल होने की वजह से उसको भी हम जीरो कंसीडर करते हैं। तो टोटल कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की? 3। अब हम आते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरफ कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाया हुआ दिखाया हुआ है। ये दो उसके एटम्स हैं, आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये भी तीन तरफ मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो इसकी वही हो गई। अब रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी क्या होंगी? जब ये इस एक्सिस के अबाउट यूं भी रोटेट कर सकता है, ठीक है ना, ये दो एटम्स हैं यूं रोटेट करते रहे, राइट, और ये इस जी एक्सिस के अबाउट यूं भी रोटेट कर सकता है, ये दो एटम्स हैं ये यूं भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जी एक्सिस के अबाउट, और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट
ये यूं भी रोटेट कर सकते हैं, दोनों एटम्स यूं सीधे लगे हुए हैं तो यूं यूं रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। तो 3 एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, लेकिन रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने यहाँ पर 2 लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब यही मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो इसका आर वैल्यू क्या होगी, एक्सिस से लेकर यहाँ तक का फासला, ये आर वैल्यू होगी इसकी, ठीक है ना। और जब ये मूव करेगा अबाउट जी एक्सिस तो तब इसकी आर वैल्यू भी यही होगी, एक्सिस से लेकर यहाँ तक का फासला, ठीक है ना। समझ आ रही है ना। इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूल है, यूं अगर इसकी जी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहा है तो यूं रोटेट करेगा, तो एक्सिस यहां पर सेंटर में है, एक्सिस से लेकर आखिरी एटम तक का फासला, ये है इसकी आर वैल्यू। और अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहे, यूं रोटेट करना चाहे, तो एक्सिस यूं है, एक्सिस से लेकर आखिरी एटम तक का फासला, यहां तक का या यहां तक का, वो आर वैल्यू होगी। वो आर वैल्यू अच्छी खासी है, ठीक है ना, वो नेग्लिजिबल नहीं है, एटम की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस है। पहले तो सब एटॉमिक डिस्टेंस है, एटॉमिक रेडियस के बराबर थी, अब बहुत ज़्यादा, इसको नेग्लिजिबल नहीं करना। तो जब ये यूं रोटेट करेगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो नेग्लिजिबल नहीं होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अच्छा खासा है, आर वैल्यू उतनी कम नहीं है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे वाई एक्सिस के अबाउट। जब ये यूं रोटेट करेगा जी एक्सिस के अबाउट, तब भी इसकी आर वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी है, इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हो गई। अब तीसरी बात, जब ये यूं रोटेट करेगा इस तरह से, ठीक है ना, मैं करीब लेके आ जाऊं, जब ये यूं रोटेट करेगा इस तरह से, या अगर यूं देखें आप तो यूं रोटेट करेगा, यूं देखें तो यूं रोटेट करेगा, यानी कि ऐसी लाइन के थ्रू जो इन दोनों एटम्स के अक्रॉस गुजरे, यानी कि इंटर एटॉमिक लाइन। जब इंटर एटॉमिक लाइन के अबाउट ये रोटेट करता है, अब ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, एक एक्सिस गुजर रही है जो दोनों एटम्स को आपस में जोड़ रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट जब ये यूं यूं रोटेट करना शुरू कर देगा मॉलिक्यूल, तो तब क्या होगा कि अब इसकी आर वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अब इसकी आर वैल्यू वही होगी जो इससे पहले सब एटॉमिक थी, सेंटर से लेकर एटॉमिक रेडियस के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर एक एटम इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से, तो अगर ये यूं रोटेट करना शुरू कर दे, यूं, 2 एटम, एक एटम पीछे है, एक एटम आगे है, तो अगर यूं रोटेट करना शुरू कर देगा तो एक्सिस से लेकर एटॉमिक रेडियस यहां तक का फासला, ये इसका कहलाएगा एक्सिस आर वैल्यू, ठीक है ना। तो आर वैल्यू अगेन यहां पर बहुत कम हो गई है जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है स्पेसिफिकली। इसके अलावा बाकी एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करता है तब इसकी आर वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं है, इस केस में नेग्लिजिबल है, और इस केस में आई भी कम होगा, इस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 3 एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता था, उसमें से 2 एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, तो आर वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होती, उसको हम काउंट करते हैं रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। लेकिन जब ये ऐसी लाइन के अबाउट रोटेट करता है जो इंटर एटॉमिक लाइन हो, 2 एटम्स को आपस में जोड़ रही हो, तो तब इसकी आर वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, इसका आई नेग्लिजिबल हो जाता है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाती है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम उसको फिर काउंट नहीं करते। तो 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए थी, लेकिन हम इसकी 2 काउंट करते हैं, ठीक हो गया। ट्रांसलेशनल हो गई, रोटेशनल हो गई, अब आ गई वाइब्रेशनल की बारी। इससे पहले हमने कहा था मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल कर सकता है, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच भी हो सकता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस भी हो सकता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये यूं वाइब्रेट कर सकता है। इसको अब ये स्प्रिंग, इसको कोवेलेंट बॉन्ड, ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। करीब आते हैं जब दोनों मॉलिक्यूल्स, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत करीब आ गया, बहुत रिपल्शन क्रिएट हो जाती है, रिपल्शन दोनों मॉलिक्यूल्स को फिर सेपरेट करती है, ये मैंने एरोज बनाए हुए हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ धकेलती है, फिर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर चले जाते हैं, तो अब इसका न्यूक्लियस, उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं, फिर अंदर की तरफ फोर्स इनको मिलना शुरू हो जाती है, वो दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करती है, फिर ये आपस में मूव करते हैं, फिर दूर मूव करते हैं, फिर आपस में मूव करते हैं, फिर दूर मूव करते हैं, फिर आपस में मूव करते हैं, तो एक मीन वैल्यू कोवेलेंट बॉन्ड की बरकरार रहती है, अदरवाइज ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता घटता रहता है, ठीक है ना। अब ये जो वाइब्रेशन है ये भी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर। तो लोअर टेम्परेचर्स यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी काउंट नहीं करते,
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर हो जाए तो तब ये वाइब्रेशन इतनी वायलेंट हो जाती है कि इसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, फिर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ तब कंसिडर करेंगे जब बहुत हाई टेम्परेचर हो। रूम टेम्परेचर की जब बात की जाए तो आप कहेंगे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की सिर्फ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही है, छठी ये इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक हो गया ना। तो ये बात हो गई ड्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब हम आ जाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दो किस्मों का हो सकता है, या तो लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है या नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब ऐसा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम एक ही लाइन में लगे हुए हैं, सीधा सीधा है। नॉन लीनियर जिसमें एक एटम यहाँ पर है फिर कोवेलेंट बॉन्ड से, एक एटम यहाँ पर है फिर कोवेलेंट बॉन्ड से, एक एटम वहां पर है। तो अभी के केस के लिए हमने एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया हुआ है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी पॉली एटॉमिक कंसिडर होता है इस केस में। तो एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो लीनियर है, 3 एटम्स हैं सीधी लाइन में लगे हुए हैं। तो 3 तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, ठीक है ना, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगेन उसी तरह से 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट कर सकता है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से भी रोटेट कर सकता है, लेकिन जब यूं यूं रोटेट करेगा तो तब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो 2 ही इसकी भी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी 4 है। अब 4 किस तरह से है आप देखें, ये एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स की जगह मैंने स्प्रिंग्स ड्रॉ कर दी हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर वाइब्रेशन हो सकती है। अब 4 तरीकों से वाइब्रेशन हो सकती है। पहला जो वाइब्रेशन का तरीका है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेच, यानी कि दोनों तरफ से इक्वली स्ट्रेच हुआ फिर इक्वली कंप्रेस हुआ। देखें ये यहाँ से भी उतना ही इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ा, यहाँ से भी उतना ही इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ा, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेच है। ये एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। दूसरा है एसिमेट्रिकल स्ट्रेच, कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहा लेकिन ये वाला एटम यूं यूं मूव करने लग गया, तो ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेच हो गया। या ये दोनों अपनी जगह पर रहे, वो वाला एटम यूं यूं मूव करने लग गया, तो ये भी एसिमेट्रिकल स्ट्रेच है। तो 2 टाइप्स के एसिमेट्रिकल स्ट्रेचेस पॉसिबल हैं। तो कितनी हो गई टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 3, एक सिमेट्रिकल 2 एसिमेट्रिकल। तीसरा तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं बेंडिंग या एंगुलेटेड स्ट्रेच। वो जो है कि ये बिल्कुल सीधा मॉलिक्यूल था, ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल ऊपर नीचे मूव करने लगा, बाकी दोनों एक जगह पे हैं, सेंटर वाला मॉलिक्यूल जो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ये दोनों स्प्रिंग्स ही अज्यूम करें आप इसको, अगर आप देखें यहाँ पर स्प्रिंग्स होते तो ये यूं यूं यहाँ पर वाइब्रेट करता। तो ये एक तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है वाइब्रेशन का, इसको हम कहते हैं एंगुलेटेड स्ट्रेच या बेंडिंग। तो इस तरह से 4 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाती हैं। अगेन यहाँ पर भी ये जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये हाई टेम्परेचर पर ही कंसीडर होंगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पर अगर आपको कोई कहे तो आप कहेंगे कि 5 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं एक लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। ठीक हो गया। अब यहाँ पर तो हमने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल देख लिया। अगर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल हो लीनियर, वो भी 5 एटम लाइन में लग जाएं, 6 एटम लाइन में लग जाएं, तो उनकी भी 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, उनकी भी 2 ही रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिर उनकी ज्यादा हो जाएंगी। तो किसी भी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर आपको वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है तो आपके पास फॉर्मूला होता है ये 3n-5, whereas n is the number of atoms in that particular molecule। इसको इसी उस पर अप्लाई करके देखें, 3 एटम्स हैं तो 3 × 3 - 5 कितना जवाब आ जाएगा? 9 - 5, 4 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी इस ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल की, जो कि हमने यहाँ पर देख भी ली। ठीक है ना। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर उन सारों की वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना इस तरह से वो देखते देखते बंदे को सदियां लग जाएंगी। तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिस आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स वाला मॉलिक्यूल दिया जाए बशर्ते कि वो लीनियर हो, तो ये फार्मूला आपको बता सकता है कि उसकी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी। ठीक हो गया। अगेन 3 और 2 5 और 4 9 वाइब्रेशनल 9 टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं एक लीनियर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की। टेट्रा होगा ज़्यादा होंगी और पेंटा होगा ज़्यादा होंगी, लेकिन वाइब्रेशनल को चूंकि हम कंसिडर ही नहीं करते तो सिर्फ 3 और 2 5 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल होता फिर भी 5 ही होती, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बढ़ने से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
फिर भी वो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, यूं वाले को नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, फिर भी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतनी ही होगी, ट्रांसलेशनल वही है एक्स वाई जी। तो जितने भी एटम्स हों, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रूम टेम्परेचर के ऊपर 5 ही होती हैं, जिस तरह डायटॉमिक मॉलिक्यूल की रूम टेम्परेचर के ऊपर 5 थी, उतनी ही। ठीक है ना। तो लीनियर, पॉलीएटॉमिक और डायटॉमिक की बराबर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब अगर हमारे पास नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, हम पहले इमेजिन करेंगे नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, फिर आगे उसको एक्सट्रापोलेट कर लेंगे। ये ट्राइएटॉमिक है, नॉन लीनियर है, यूं है, सीधे नहीं लगे हुए। ठीक है, तो 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, इसकी 3 ही रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है ना, इसकी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 3 ही है। क्यों? इस वजह से क्योंकि अब ये इस किस्म का मॉलिक्यूल हो गया है। ठीक है ना, यूं हो गया है, एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है। तो अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो यूं रोटेट करेगा, तो इसका जो आर वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक का फासला नेग्लिजिबल नहीं है। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये किस तरह से रोटेट करेगा? यूं। ठीक है ना, यूं, इस तरह से। एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करने के लिए इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट, तो तब भी आर वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगी। ठीक है ना। अगर ये जी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो ये यूं रोटेट करेगा, तब भी आर वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होगी। तो इसकी वो तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नेग्लिजिबल नहीं है। दिस इज द रीजन कि इसकी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 3 ही है। अब आ जाते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर, जो सिर्फ हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल है। इसकी 3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिमेट्रिकल स्ट्रेच पॉसिबल है कि ये वाले 2 एटम सेम जगह पर रहे, ये वाला एटम यूं यूं वाइब्रेट करता रहे, और ये वाले दोनों एटम सेम जगह पर रहे, ये वाला एटम यूं वाइब्रेट करता रहे। तो 2 तो ये हो गए। ठीक है ना। और तीसरा ये है कि सेंटर वाला एटम वैसा ही रहे और ये यूं यूं वाइब्रेट करें। ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। तो ये यूं यूं करेगा, ये एंगल कम हो जाएगा, ऊपर आएगा तो कम हो जाएगा, नीचे आएगा तो ये एंगल फिर मजीद कम हो जाएगा, ऊपर आएगा तो बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो कम हो जाएगा। इस तरह से यूं यूं हो जाएंगे, फिर यूं हो जाएंगे। ठीक है ना, ये यूं रोटेट करते जा रहे हैं, यूं वाइब्रेट कर रहा है। तो इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेच नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है ना, बेंडिंग है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेच है, सिमेट्रिकल स्ट्रेच इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रेच होता कि जब दोनों इकट्ठे वाइब्रेट करते हैं, तो दोनों जब इकट्ठे वाइब्रेट करते हैं तो तब बेंडिंग हो जाती है, वो एंगुलेटेड स्ट्रेच ही हो जाता है फिर। तो इस वजह से इसमें सिर्फ 3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एज अपोज टू लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 4 थी। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 है। अब ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर टेट्रा होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर एक और एटम आ जाए, फिर यहां पर एक और एटम आ जाए, फिर यहां पर एक और एटम, अब इसकी तो फिर बढ़ती जाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 3n-6, यहां पर फार्मूला था 3n-5, यहां पर फार्मूला है 3n-6। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं टू फाइंड आउट वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको इसी पर अप्लाई करके देखें, 3 × 3 - 6 इतना आ जाएगा, 9 - 6, 3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ भी कर ली। ठीक है, इससे ज़्यादा एटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और टेट्रा पेंटाटॉमिक तो आपको फिर ये ड्रॉ नहीं करना, सदियां लग जाएंगी उसको याद करने में और इमेजिन करने में, आपको ये फार्मूला फिर यूज़ करना है। तो अगेन हाई टेम्परेचर के ऊपर 3, 3, 6 और 3 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं एक नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। जबकि रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आपसे कोई पूछे, आपसे पूछते भी हमेशा रूम टेम्परेचर वाला ही है, तो तब सिर्फ 6 है। ठीक है भैया। अगर हम समराइज करें तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की कितनी थी? 3, रूम टेम्परेचर पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी, उसमें वाइब्रेशन थी नहीं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल की रूम टेम्परेचर पर थी 5, हाई टेम्परेचर पर फिर 9 हो जाती थी। ठीक है ना, इसकी हाई टेम्परेचर पर भी 3 ही है। और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर थी 6, हाई टेम्परेचर के ऊपर 9 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अगर टेट्रा पेंटा होगा तो फिर ये हाई टेम्परेचर वाली इंक्रीज होती जाएंगी, लेकिन रूम टेम्परेचर वाली वही सेम रहेंगे, क्योंकि वाइब्रेशनल चेंज होती रहती है। तो आपको याद ये 3 वैल्यूज रखनी है, 3, 5 और 6। मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5, डायटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5,
और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 6, 3, 5, 6। अब आगे आ जाए, हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, इसका हमें फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हमें तब होगा जब हम ये लॉ पढ़ेंगे। लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes this amount of energy to total internal energy of a gas molecule। किसी गैस मॉलिक्यूल की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है, उसमें हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का इतना पोर्शन होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसकी एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, या एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक वेरिएबल दे दिया, तो इसका मतलब है 1/2 एफ के टी, उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी होगी। ठीक है ना? 1/2 के टी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अगर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है किसी मॉलिक्यूल की, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी हो जाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल की 3 इंटरनल एनर्जीज हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी हो जाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल की एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 1/2 के टी को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी हो जाएगी। ये एक मॉलिक्यूल की है। अगर किसी गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और आप टोटल ओवरऑल सारे के सारे गैस की इंटरनल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, तो इसी फार्मूले को n से मल्टीप्लाई कर दें, बीच में एक n की वैल्यू आ गई, 1/2 n एफ के टी। अगर आपको याद हो तो हमने पहले कहा था कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं तो पीवी बराबर होता है n के टी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स को डिस्कस करते हैं तो पीवी बराबर होता है nRT। ठीक है ना? स्मॉल n होगा तो RT लगाएंगे, कैपिटल N होगा तो KT लगाएंगे। K क्या होता था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां पर भी वही है। अगर कोई कहे आपको 1/2 n एफ के टी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको नहीं दिए गए, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, तो आप इसी फॉर्मूले को यूं लिख देंगे, 1/2 n एफ आर टी, फिर यह फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले को कहां यूज कर सकते हैं? आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको कहा जाए कि एक गैस है जिसके इतने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको, और वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी है एफ, और उसका टेम्परेचर है इतना। तो इतने टेम्परेचर पर उसकी इंटरनल एनर्जी कितने जाउल्स होगी, आप इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, और पता हो कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, डायटोमिक है, तो आप एफ वैल्यू खुद ही पुट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है। अब मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक के एक मोल के लिए हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज कंप्यूट करके देखेंगे इसकी आखिरी स्लाइड में। ठीक हो गया? उससे पहले इंटरनल एनर्जी का तो हमें इस तरह से पता चल गया। ठीक है ना? ये फार्मूला हो गया हमारे पास इंटरनल एनर्जी का। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम इंटरनल एनर्जी इस तरह से मालूम कर सकते हैं। हमने शुरू में बात की, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरनल एनर्जी बताती है, गैमा वैल्यू बताती है, सीपी बताती है, सीवी बताती है। इंटरनल एनर्जी हमने उसका फार्मूला निकाल लिया। अब सीपी और सीवी कैसे बताती है? अज्यूम कर लें कि सीवी का फार्मूला हमारे पास क्या है? सीवी इज इक्वल टू डेल्टा क्यूबी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। के गैस है, 1 मोल गैस है, और उसके लिए ये फार्मूला इस तरह से होगा। 1 मोल से ज्यादा होती तो यहाँ पर n वैल्यू आ जाती। अभी 1 मोल ही है तो n वैल्यू को इग्नोर कर दिया। तो सीवी इज इक्वल टू डेल्टा क्यूबी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यूबी इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये W वाली टर्म खत्म हो जाएगी और Q बराबर हो जाएगा डेल्टा यू के। तो Q की जगह हमने डेल्टा यू लिख दिया। ठीक हो गया? डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब U बराबर था, ऊपर हमने फॉर्मूला देखा, 1/2 NFRT, इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, तो आप इस T की जगह डेल्टा T लिख देंगे। डेल्टा U विल बी इक्वल टू 1/2 NFR डेल्टा T। ठीक है? और अगर 1 मोल है तो 1/2 FR डेल्टा T हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह पे आपने 1/2 FR डेल्टा T लिख दिया। ठीक हो गया? डेल्टा T से आपका डेल्टा T कैंसिल हो गया, एंड CV विल बी इक्वल टू 1/2 FR। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया CV का। अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन हो, आप CV कैलकुलेट कर सकते हैं। अब CP किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, 1/2 FR प्लस R। R कॉमन ले लें तो R इंटू F/2 प्लस 1। ये फार्मूला आपके पास आ गया CP का। तो इस तरह से आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, आप CP भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से गैमा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। CP की वैल्यू आपको पता है, R इंटू 1 प्लस F/2, ये अभी हमने कैलकुलेट की। CV की वैल्यू भी आपको पता है, F/2 R, ये हमने अभी कैलकुलेट की। इन दोनों को डिवाइड कर दें
और उसके बाद आपने क्या करना है, आर से आर को कैंसिल कर देना है, बाकी ये इक्वेशन बच जाएगी 1/f/2 प्लस f/2/f/2। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, 2/f+1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गैमा। तो अगर आपको किसी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप उससे उसकी गैमा वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं सारी गैसेस का। ये आखिरी स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एमसीक्यू जो है आए थे पीएमसी में, इससे पहले यहीं से ही बनते हैं। ठीक हो गया। अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमने मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक का सेम होगा। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। यानी कि हम ये चीज़ रूम टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज ये वैल्यूज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डिफरेंट होती। तो इंटरनल एनर्जी F/2 RT होती है। फॉर अ मोनोटॉमिक गैस F की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3/2 RT, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर अ मोनोटॉमिक गैस। 5/2 RT, F की जगह 5 पुट कर दिया फॉर अ डायटोमिक गैस, और फॉर अ लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। 6/2 RT, F की जगह 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 RT। ये 3 RT विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर अ नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर होगा तो फिर अकॉर्डिंगली वाइब्रेशनल वाली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हमने फिर ऐड कर देनी है। ठीक हो गया, 3 RT आ गया। अब CV की वैल्यूज, फार्मूला हमारे पास F/2R फॉर CV, 3/2R हो जाएगा, 5/2R हो जाएगा और 6/2R यानी कि 3R हो जाएगा। ये होंगी वैल्यूज ऑफ CV फॉर मोनोटॉमिक, डायटोमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। CP अब देखते हैं। CP की वैल्यू क्या है, R × 1 + F/2। ऊपर हमने ये फार्मूला डिराइव किया है, तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे F की 5/2R आएगी फॉर मोनोटॉमिक, डायटोमिक की 7/2R एंड 4R फॉर पॉलीएटॉमिक। गैमा की वैल्यू 1/2F है, 1 + 2/F है, उसमें वैल्यूज पुट करें F की 5/3 वैल्यू आएगी मोनोटॉमिक की, 7/5 आएगी वैल्यू किसकी, डायटोमिक की, 4/3 वैल्यू आएगी पॉलीएटॉमिक की। और यही वो सारी वैल्यूज है जो हमने इस लेक्चर के शुरू में गैमा वैल्यूज, गैमा की जब हमने बात की हमने यही सारी वैल्यूज वहाँ पर बताई थी, वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक हो गया ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैमा वैल्यू भी हम देखते हैं ये रूम टेम्परेचर के ऊपर देखते हैं। जो वैल्यूज हम याद करते हैं 5/3, 7/5, 4/3, ये रूम टेम्परेचर पर देखते हैं। ये सारी वैल्यूज रूम टेम्परेचर वाली है। अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो फिर ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये सारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, ये भी और गैमा वैल्यूज भी। तो जो वैल्यूज आप पढ़ते हैं वो रूम टेम्परेचर वाली वैल्यूज हैं। ये बात बहुत कम बच्चों को पता होती है कि हम जो गैमा वैल्यूज पढ़ते हैं वो कोई यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं है। हाई टेम्परेचर्स के ऊपर जाकर गैमा वैल्यू चेंज भी हो जाती है, मोनोटॉमिक की भी, डायटोमिक की भी, ट्राइटोमिक की भी, क्योंकि F वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था डिग्री ऑफ फ्रीडम का। इसको आपने करना है, ज़रूर करना है, एक्स्ट्रा समझ के इसको छोड़ना नहीं है। ऑल दो हमने इसको एज एन एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन चूंकि लास्ट टाइम जब पीएमसी थी और टेस्ट था तो उस वक्त उन्होंने जो टेस्ट लिया उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था, और इसी टेबल में से आया था कि मोनोटॉमिक गैस आपको दी जाती थी और आपने उसका बताना था कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। तो ऑप्शन में 3/2 RT होता था। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता था। अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा होता तो वो फौरन स्टेटमेंट देख के लगा देता कि ये है, लेकिन चूंकि बच्चों को पता ही नहीं था, ख्वाबों में उनके नहीं था, वहमो गुमान में नहीं था कि ये टॉपिक भी होता है, तो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के गलत हो गए। हालांकि बेसिक क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें आपके ज़रिए मैं काम लगाना चाहूँगा कि हमने ये सारी की सारी टेबल बनाई है रूम टेम्परेचर पर। आपने क्या करना है, आपने ये सारी की सारी टेबल फिर से बनानी है हाई टेम्परेचर के ऊपर, और आपने यहाँ पर पॉली एटॉमिक की जगह टेट्रा एटॉमिक अज्यूम करना है, यानी कि लीनियर ट्राइएटॉमिक और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर ये सारी की सारी टेबल कैसे चेंज होगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपने चेंज करनी होगी, डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया। वो टेबल आपने बनानी है और फिर वो आपने मुझे बताना है ग्रुप में, और वो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि किस किस की ठीक है और किस किस की ठीक नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थर्मोडायनेमिक्स हमारा एंड को पहुंचता है, इख्तिताम को पहुंचता है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फोर्स एंड मोशन का टॉपिक, उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने का, और इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।